उत्तराखंड ने मनाया अपना 25वां स्थापना दिवस। शहीद राज्य आंदोलनकारियों को सीएम ने किया नमन। देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन का आगाज। दून के लिस्ट फेस्ट में साहित्य के साथ कला और स्वास्थ्य पर भी संवाद। सिनेमा और संगीत के बारे में रोचक सत्र। कोटद्वार में हिंदूवादी संगठनों ने अवैध मस्जिदों के खिलाफ खोला मोर्चा। जूना अखाड़े के संत यानी परमा आंदेश्वर सरस्वती ने एसडीएम कोटद्वार को ज्ञापन सौंपा। अवैध मस्जिदों मजारों को हटाने की मांग। एसआईएस भर्ती 2023 सुरक्षा गार्ड सुपरवाइजर और अधिकारी पदों के लिए आवेदन शुरू। स्वच्छ दून सुंदर दून के सपने को साकार करने की दिशा में 4 और कदम। 4 चांद लगाएगा 21 नए पार्क। उत्तराखंड में दून के आबो हवा में बढ़ा प्रदूषण। शनिवार को दून का औसत एक्यूआई 250 से अधिक दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की। और खबर आपको रुड़की से बता रहे, जहां हरिद्वार जिले में सत्यापन अभियान। किराएदारों व बाहरी लोगों के हो रहे सत्यापन। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सत्यापन अभियान। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सत्यापन अभियान। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां घर घर जाकर पुलिस कर रही सत्यापन। हरिद्वार जिले में सत्यापन अभियान। और बड़ी जानकारी आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां किराएदारों व बाहरी लोगों के हो रहे सत्यापन। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सत्यापन अभियान। घर घर जाकर पुलिस कर रही सत्यापन अभियान। और बड़ी जानकारी आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां हरिद्वार जिले में सत्यापन अभियान। किराएदारों व बाहरी लोगों को हो रहे सत्यापन। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में चल रहा सत्यापन अभियान। घर घर जाकर पुलिस कर रही सत्यापन। और बड़ी जानकारी आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां हरिद्वार जिले में सत्यापन अभियान। किराएदारों व बाहरी लोगों के हो रहे सत्यापन। और अहम जानकारी आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां जिले के सभी थाना क्षेत्रों में चल रहा सत्यापन अभियान। घर घर जाकर पुलिस कर रही सत्यापन। हरिद्वार जिले में चल रहा सत्यापन अभियान। और अहम खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां किराएदारों व बाहरी लोगों के हो रहे सत्यापन। घर घर जाकर पुलिस कर रही सत्यापन अभियान। और बड़ी जानकारी आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां हरिद्वार जिले में हो रहा सत्यापन अभियान। किराएदारों व बाहरी लोगों के हो रहे सत्यापन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले एकजुट युवाओं ने पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया। इस दौरान रोके जाने को लेकर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। हाथी बड़कला पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी बीच किसी ने पुलिस वाहन पर पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया गया, जिससे धक्का मुक्की के बाद बवाल शुरू हो गया। बेरोजगार गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस वाहनों के नीचे जा छिपे प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। इससे प्रदर्शन में शामिल कई बेरोजगार चोटिल हो गए। बता दें कि संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल के आह्वान पर बेरोजगार प्रदर्शन करने में जुटे थे।
करने जा रहे हैं। और बड़े शर्म की बात है कि आज प्रदेश के युवाओं को, आज राज्य के युवाओं को जगह जगह रोका जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो पूरे देहरादून को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जो युवा घरों से भाग रहा है उन युवाओं को जो है रोका जा रहा है। और बड़ी हैरानी की बात ये होती है कि उनको कहा जा रहा है, कहाँ जा रहा है तू, अबे किसके कहने पे जा रहा है, ये शब्द जो है पुलिस वालों के हम युवाओं के लिए निकल रहे हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात होती है। एक तरफ हम अपना राज्य गठन का दिन मना रहे हैं और दूसरी तरफ प्रदेश के युवा सड़कों पर है, उनको रोका जा रहा है, हमारी जनसंख्या को यहाँ पर ढीला किया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के युवाओं ने ठान लिया है, आज प्रदेश के युवाओं ने ठान लिया है कि ये जो हरकतें करेंगे उस हरकतों का जवाब दिया जाएगा, सड़कों के माध्यम से दिया जाएगा। हमारी मुख्य मांगे थी कि भाई उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आप उम्र सीमा बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत, बिल्कुल जेन्युइन मांग है। तो ये उम्र सीमा की बढ़ते खबरों की ओर, कोटवादी संगठन और मजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जूना अखाड़े के संत यति परमानंदेश्वर सरस्वती ने एसडीएम कोटद्वार को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अवैध मस्जिदों और मज़ारों को हटाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तय समय पर इनको नहीं हटाया जाता है तो फिर वह अपने स्तर पर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अधिकार से हम पिछले 2 वर्ष से जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। सूचना के अधिकार से जो नगर निगम ने हमें जानकारी उपलब्ध कराई, उससे यह सिद्ध हुआ कि कोटद्वार में संचालित अधिकतर मस्जिदें अवैध रूप से बनी हुई हैं। उनका कोई प्रमाण यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो उसको तोड़वाने के लिए हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड से बता रहे हैं आपको, जहां उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाओं की हर दिन उसके चर्चे सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन सुनकर भी चुप्पी साधे बैठा रहता है। ताजा मामला जनपद पौड़ी कोट ब्लॉक के बसंतपुर सरकारी अस्पताल का है, जिसमें पहले भी कर्मचारियों के ड्यूटी से नाराज होने की शिकायत स्थानीय लोग विभाग व शासन तक कर चुके हैं, लेकिन इस निकम्मे कर्मचारियों पर न जाने क्यों शासन बेरहम है। राज्य स्थापना दिवस पर इस अस्पताल के दरवाजे बंद नजर आए। जब ग्रामीण लोग यहां पहुंचे तो उन्हें यहां पर अलीगढ़ का ताला लग नजर आया। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आज बहुत ही एक शर्मनाक जो वाक्य जो है हमारे राजकीय प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र है बसंतपुर में वहाँ हुआ है। और राज्य स्थापना के दिवस में जो कई हमारे जो गांव के निवासी थे, जिनके कुछ मतलब स्वास्थ्य के गड़बड़ होने के कारण जब वो वहाँ पहुंचते हैं, बसंतपुर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तो उन्हें वहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं मिलता है। और ये सिलसिला सिर्फ आज का नहीं है, ये सिलसिला पिछले 4-5 सालों से चलता आ रहा है, जबकि 6 कर्मचारी वहाँ सरकार की तरफ से दिए गए हैं, मगर हमेशा वो 2-2 के रोटेशन पे वहां पे चलते हैं। अगर वहाँ डॉक्टर होगा तो वहाँ स्वीपर नहीं होगा, स्वीपर होगा तो डॉक्टर नहीं होगा, इस तरीके से रोटेशन वहाँ चलता है। और अभी मैं सूचना ये भी प्राप्त हुई है कि कुछ दिन पहले भी इसमें जो है एक कंप्लेन की गई थी, 4-5 तारीख का भी एक वाक्य है कि उसमें एक बार पहले भी ये जो है ये काम हो चुका था कि पेशेंट वहां पे गए मगर डॉक्टर की वहां पे कोई उपस्थिति नहीं थी, कोई वहां पे फार्मासिस्ट नहीं था। जो फार्मासिस्ट आज आ भी रहे हैं वो 1-1 साल बाद आ रहे हैं, जो वहां के क्षेत्रीय निवासी थे वो निवासी आज के डेट में उन्हें पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, क्योंकि 1 साल जो है उनका कार्यकाल होने के बावजूद भी क्षेत्रीय जो जनता है उन्हें उनके बारे में पता भी नहीं है कि कौन है। तो इसमें जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्य वन संरक्षण कुमायूं डॉक्टर विनय भार्गव व डीएफओ तराई पूर्व वन प्रभाग हल्द्वानी हिमांशु बंगारी ने खटीमा दौरे पर पहुंचकर सीमांत वन क्षेत्रों का दौरा
किया। इस मौके पर दोनों अधिकारी वन अतिथि गृह सभागार खटीमा में स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि उनके दौरे का मुख्य प्रयोजन सीमांत क्षेत्र के वन रेंजों में वन व वन्य जीव सुरक्षा हेतु किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करना है। वहीं उन्होंने बताया कि अतिवृष्टि काल में सुरई तथा खटीमा रेंज में गिरे पेड़ों का भौतिक निरीक्षण कर गणना की जा चुकी है, जिसके कटान हेतु निगम को जिम्मेदारी दी जाएगी। जी, जो बरसात के मौसम में अतिवृष्टि हुई थी, उस समय हमारे जंगल के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर भारी संख्या में पेड़ गिर गए थे। तो हमारी जो कार्य योजना होती है उसके अनुसार ऐसे पेड़ों को चिन्हित करके उनका निरीक्षण किया जाना होता है। उसके उपरांत इसे वन निगम को पातन के लिए दिया जाता है। इसी के क्रम में आज इंस्पेक्शन किया गया ऐसे क्षेत्रों का, और अब इन पेड़ों को निगम को दिया जाएगा। निगम इनको काट के अपने डिपो पे लेके जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दिए जाने को लेकर मंथन किया, जिसमें लालकुआ नगर पंचायत चुनाव में 13 उम्मीदवारों ने चेयरमैन पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान कांग्रेस विधायक एवं नैनीताल निकाय चुनाव प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने अम्बेडकर पार्क में बैठक आयोजित करते हुए कांग्रेस के चेयरमैन पद की दावेदारी पेश करने वाले प्रत्याशियों के गहन मंथन कर राय सुमारी ली। साथ ही कांग्रेसियों को संदेश देते हुए जिसको भी टिकट मिले उसे एकजुटता के साथ निकाय चुनाव लड़ाए जाने के साथ ही जिताऊ प्रत्याशी की कांग्रेस पृष्ठभूमि को भी जाना। वहीं कांग्रेस के 13 सक्रिय कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर दावेदारी पेश की, जिसमें पुरुष सामान्य सीट पर 5, महिला सामान्य सीट पर 2, SC सीट 3 OBC, पुरुष सीट पर 2 OBC, महिला सीट पर 1 दावेदार ने मजबूत रूप से अपनी दावेदारी पेश की। लालकुआ नगर पालिका के दावेदारों की अभी यहाँ पर हम लोग सूची बना रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने हल्द्वानी महानगर की मीटिंग करी, उससे पहले नैनीताल, भीमताल, भवाली, कालाडूंगी सभी नगर पालिकाओं में जाकर के हमने अपने प्रत्याशी को चयन किया है। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत उत्साह है, बहुत जोश है, और कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसा मानते हैं कि आज देखिए सरकार जो है वो चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे वो छात्र संघ के चुनाव हो, चाहे वो किसी प्रकार के चुनाव हो, चाहे संघ के चुनाव हो, वो हर चुनाव को चुकाने से डर रही है। इसका मतलब है कि सरकार जानती है कि उसे जनता के हित में कोई भी काम नहीं किया है। जनता के हितों से हमेशा उन्होंने एक खेल खेला है और जनता उनसे आज निश्चित रूप से पूरी तरीके से रूठी हुई है। और वे सब जानते हैं और इन सब चीजों को जानते हुए वो लोग चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी हो रही है और बढ़ चढ़कर वो अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं, तो इससे लगता है कि कांग्रेस में नया उत्साह है। और अगर चुनाव होता है तो सभी पालिकाओं और नगर पंचायतों में और नगर निगमों में मैं समझता हूँ कि नैनीताल जिले में कांग्रेस का परचम। मेरी रणनीति कुछ नहीं है, मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का आज भी। और मैं ये कोशिश करूँगा कि जिसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की विचारधारा शुरू से आज तक कांग्रेस के प्रति रही हो, जो सक्षम भी हो और काम कर सकता हो, जिसके बारे में अधिकांश लोग बताएंगे भी कि जीत सकता है, और हर स्तर पर हम पहुंचने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे हर क्षेत्र में लोगों को, और ऐसा प्रत्याशी आगे भेजेंगे जो इनको टिकट मिल सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड राज्य ने अपना 24वां स्थापना दिवस मनाया। यूपी से अलग राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड वासियों ने लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाकर सन 2000 में अलग राज्य बना। वही राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य गठन के 24 वर्षों में उत्तराखंड ने विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। इस विकास यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला कालखंड विशेष रहा है। वही राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि जिस उद्देश्य के साथ उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था, वो उद्देश्य 24 वर्ष बाद भी पूरा नहीं हुआ। राज्य के अब तक कोई स्थायी राजधानी नहीं है। लोक का युक्त गठन न होना, पहाड़ों से होता पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य की बदहाली जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर सुधार किया जाना जरूरी है। ये देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड ने अपनी स्थापना के 24 वर्ष पूरे कर लिए हैं। नवोदित राज्य उत्तराखंड अब अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 9 नवंबर 2000 को देश के अस्तित्व में आया उत्तराखंड के गठन के 24 साल
पूरे हो गए हैं। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर सबसे पहले शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कहा कि सरकार शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित है और राज्य आंदोलनकारियों के अनुरूप राज्य का विकास किया जा रहा है। हालांकि राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी अपेक्षा के अनुरूप राज्य का विकास नहीं हुआ है। देखिए, 24वां साल पूरा हो रहा और 25वां शुरू हो रहा है। इस वर्षगांठ पर जो रजत वर्ष भी है, जैसा कहा गया, इसे मैं आपके माध्यम से पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई के साथ साथ उन शहीदों को नमन करता हूं और उन राज्य हम के त्याग बलिदान को नमन, जिनकी वजह से आज ये दिन हमें देखने को मिला। जहाँ तक राज्य अवधारणा का सवाल है, राज्य का विकास है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होने के साथ बहुत कुछ ऐसा है जिसकी हमें कमी महसूस की, हमसे छीना जा रहा है। जैसे कि राज्य बनते ही हम मूल निवासी थे, हम स्थायी निवासी हो गए। हमारे साथ हमारे त्याग से बने हुए 2 अन्य राज्यों को स्थायी राजधानी मिली, उनके यहाँ मूल निवास 1950 रहा, हमारे यहाँ हम अस्थायी हो गए। देखिए, हमारे सामने जो भी चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजों को हम लोग स्वीकार करके हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड हिंदुस्तान के प्रथम श्रेणी के राज्यों में शामिल हो गया है। अगर हम आज SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की नीति आयोग की रिपोर्ट पिछले इस वर्ष की देखेंगे तो उस सूचकांक में हम पूरे देश में नंबर 1 पर आए हैं। हम स्टार्टअप के क्षेत्र में आज अचीवर्स की श्रेणी में थे, हम लीडर्स की श्रेणी में आए हैं। हमारी बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से आगे कम हो गई है, मतलब कि 4.4% का उसमें कमी आई है। मतलब अधिक रोजगार देने वाले राज्यों की श्रेणी में हम आए हैं। 1.3 गुना की GSDP में, यानी कि 33% की GSDP में हमारी वृद्धि हुई है। देखिए, हम क्या थे, हम क्या हैं और क्या होंगे अभी। आओ मिल बैठकर ये विचारे हम सभी। जब ऐसे मौके आते हैं तो हमने क्यों राज्य मांगा था, आज राज्य की हालत क्या है और भविष्य में क्या होने वाली है, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। राज्य के जो वो मूल मुद्दे, जो मूल विषय जिनके लिए राज्य बनाया गया था, आज भी पहाड़ में इलाज नहीं मिल रहा है। आज भी पहाड़ के आंतरिक क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में जिला अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है, मशीनें काम नहीं कर रही हैं। सड़कों का हाल ये है कि दुर्घटनाओं में लोग मर जा रहे हैं। पूरे राज्य के अंदर स्थिति ये है कि स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, टीचर्स नहीं है। आपको बता दें कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया। अलग राज्य के लिए 42 राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी जानें न्यौछावर की। अलग राज्य बनाने के पीछे की बड़ी वजह यह थी कि पहाड़ का समतल विकास हो, लेकिन राज्य के गठन के 24 साल बाद भी बिहार अभी विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पहाड़ प्रदेश की अब तक कोई अस्थायी राजधानी नहीं है। लोकायुक्त का गठन न होना, पहाड़ों से होता पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य की बदहाली जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर सुधार किया जाना जरूरी है। 24 वर्षों में निश्चित रूप में हम लोगों ने राज्य का जिस संघर्ष के बदौलत हमें राज्य मिला, 42 शहादतें हुई और राज्य स्थापना दिवस को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये शहीदों को नमन करते हुए सब प्रदेशवासियों को बधाई भी देता हूँ। साथ ही क्योंकि जब हम 24 कदम 25 कदम आगे चल पड़े हैं तो निश्चित रूप में उसमें हमने कई चीज़ें प्राप्त भी करी हैं। अपने आप में राज्य का नाम साथ में लगना एक बड़ा गौरव की बात होती है। हमारे यहाँ से चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में गए हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में गए हों, खेल की दृष्टि में गए हों, मैं उत्तराखंड को जो है भारत का माथा शुरू से मानता हुआ चलता हूँ। कि निश्चित तौर पर जब ये आंदोलनकारी, क्योंकि मैं भी एक राज्य आंदोलनकारी हूँ, मैंने भी इस राज्य के लिए आंदोलन किया, तो जब हमारे सपने थे, निश्चित तौर पर आपने तब देखा होगा 2000 से पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने पॉलिटेक्निक थे, कितने ITI थे। हम पर एक कलंक होता था कि, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर एक कलंक होता था कि जब हमको बाहर के लोग कहते एक बुला ले आना, बुला शब्द का क्या था, एक नौकर ले आना। लेकिन आज हमारा आप देखेंगे कई प्रदेशों में हमारे IAS अधिकारी हैं। देखिए, राज्य इन 24 सालों में काफ़ी कुछ हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। आप उस समय हमारी GDP क्या थी, आज क्या है, और उस समय कितनी सड़कें थी, आज कितने स्कूल कॉलेजेस थे, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे,
वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के मालूम। इंडस्ट्री देख लो, बहुत सारी इंडस्ट्री भी आ गई है, इसमें दो राय नहीं। देहरादून की हालत देख लो, क्या था देहरादून, आज पता जो 10 साल 15 साल बाद जो देहरादून आएगा हमको वो सोचेगा हम कहाँ चले आए। कुल मिलाकर राज्य गठन के 24 साल बाद भी पहाड़ों का विकास अब तक न होना बेहद चिंता का विषय है। हालांकि सरकार आगे भी प्रदेश के विकास का दावा तो कर रही है, लेकिन पहाड़ों से होते पलायन, परिसंपत्तियों का अब तक बंटवारा न होना, सशक्त भू कानून का अब तक लागू न होना, मूल निवास, स्थायी राजधानी, लोकायुक्त जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर समय समय की सरकारों ने बातें तो बहुत की, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं की। अब देखना होगा कि क्या डबल इंजन की सरकार में इन सब समस्याओं का समाधान होगा या फिर नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब सीधे चलेंगे महाराष्ट्र, जहां बीजेपी नेता अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है और सीधे तस्वीरें आप देख लेते हैं। खड़े रहकर हमारे साथ जो हमेशा युद्ध में आगे होते हैं, ऐसे आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी के हाथों से ये संकल्प पत्र का विमोचन हो रहा है। हे संकल्प पत्र म्हणजे विकसित भारताकरता विकसित महाराष्ट्र तयार करण्याचा रोडमॅप आहे। मी आपल्याला आठवण करून देतो, 2014 साली आम्ही एक संकल्प पत्र जारी केलं होतं आणि 2019च्या निवडणुकीला सामोरं जाताना त्या संकल्प पत्रातल्या कुठल्या कुठल्या गोष्टी आम्ही पूर्ण केल्या या संदर्भात एक रिपोर्ट कार्ड देखील दिलं होतं। त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी करता किंवा महायुती करता संकल्प पत्र म्हणजे केवळ कागदाचं डॉक्युमेंट नाहीये, तर त्या दिशेने पूर्ण ताकदीने काम करण्याकरता एक अतिशय पवित्र अशा प्रकारचं हे डॉक्युमेंट आहे। आणि मला याची कल्पना आहे, आज 12 वाजता एक स्थगिती पत्र देखील जारी होणार आहे। या महाराष्ट्रामध्ये ज्यांना केवळ चालणाऱ्या प्रोजेक्ट्सला स्थगिती देण्यामध्ये रस आहे, अशा लोकांचं एक पत्र 12 वाजता या ठिकाणी येणार आहे। पण मी एकच गोष्ट सांगू इच्छितो, महाराष्ट्रातल्या जनतेचा विश्वास हा निश्चितपणे महायुतीवर आहे, भारतीय जनता पक्षावर आहे। आजचं जे संकल्प पत्र आहे याच्यामध्ये अनेक गोष्टी आहेत, पण ज्या 25 गोष्टी आम्ही हायलाइट केलेल्या आहेत, या 25 गोष्टींमध्ये 10 गोष्टी, आमचे पहिले 10 मुद्दे हे जो आम्ही महायुतीचा 10 कलमी कार्यक्रम म्हणून घोषित केला तेच 10 मुद्दे आमचे असणार आहेत। याच्यामध्ये लाडक्या बहिणींना पुढच्या काळामध्ये 1500च्या ऐवजी 2100 रुपये देण्याचा आमचा संकल्प आहे। शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा आमचा संकल्प आहे, कारण शेतकऱ्यांना आम्ही ऑलरेडी मोफत वीज दिलेली आहे, पण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आम्ही करतो आहोत। आणि त्यासोबत आम्ही भावांतर योजना आणतो आहोत, म्हणजे हमी भावापेक्षा जर कमी भावामध्ये मार्केटची खरेदी सुरू झाली तर हमी भावाने खरेदी तर करूच, पण ज्या ठिकाणी हमी भावाने खरेदी होणार नाही त्या ठिकाणी भावांतर योजना राबवून जो काही मधला डिफरन्स आहे तो थेट शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये टाकण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। आणि हे
आम्ही मागच्या वर्षी देखील करून दाखवलं. आपल्याला कल्पना आहे की आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमुळे कापूस आणि सोयाबीनचे भाव पडल्यानंतर आम्ही लोकसभेपूर्वी निर्णय घेतला होता की भावांतर योजनेतनं आम्ही पैसे देऊ. आचारसंहिता संपल्याबरोबर ते पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये आम्ही दिले आहेत. आम्ही या ठिकाणी प्रत्येक गरिबाला अन्न आणि निवाऱ्याचा हक्क हा देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि जी वृद्ध पेन्शन योजना आपण चालवतो, ज्याच्यामध्ये 1500 रुपये आपण देतो, ते 1500 रुपयावरनं 2100 रुपये आपण करण्याचं ठरवलंय. किंबहुना अशा प्रकारच्या सहाय्यतेच्या जेवढ्या योजना आहेत, मागच्या काळामध्ये महायुतीच्या सरकारने 1500 रुपये केले होते, ते 1500 रुपयाचे 2100 रुपये आता पुन्हा महायुतीचं सरकार आल्यानंतर आम्ही त्या ठिकाणी करणार आहोत. यासोबत ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत त्यांचे भाव स्थिर ठेवण्याकरता आम्ही त्या ठिकाणी मार्केट इंटरव्हेन्शन करणार आहोत. येत्या काळामध्ये 25 लाख रोजगाराची निर्मिती ही महाराष्ट्रामध्ये करण्याचं लक्ष्य आम्ही ठेवलंय. आत्ता ज्या गतिशीलतेनं महाराष्ट्रामध्ये औद्योगिकरण होत आहे आणि एफडीआई. आप सुन रहे थे देवेंद्र फडणवीस को और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही. आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया.